क्यों कुछ लोग जो आपसे कम टैलेंटेड, कम इंटेलिजेंट और कम मेहनती लगते हैं वो जिंदगी में कहीं आगे निकल जाते हैं? क्यों वो आसानी से दोस्त बना लेते हैं, प्रमोशन पा लेते हैं, पार्टियां जीत लेते हैं और अपनी हर बात मनवा लेते हैं, जबकि आप अपनी पूरी काबिलियत के बावजूद बस संघर्ष करते रह जाते हैं? हमें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ये एक झूठ है, क्योंकि हम एक ऐसे खेल में जी रहे हैं जिसके नियम हमें कभी सिखाए ही नहीं गए। एक ऐसा अदृश्य खेल जो हमारे चारों तरफ हर पल खेला जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस खेल का एक सीक्रेट रूल बुक है, एक ऐसा यूजर मैनुअल फॉर ह्यूमंस जो आपको सिखाता है कि लोग असल में कैसे काम करते हैं, वो असल में क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चीज प्रेरित करती है और आप उन्हें अपनी बात पर कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको उस रूल बुक की चाबियां दूंगा। आप इंसानी रिश्तों को फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप मेरी बात पर यकीन क्यों करें, ये ज्ञान किसी मोटिवेशनल स्पीकर की हवाई बातों से नहीं आया है। ये ज्ञान आता है डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसानी रिश्तों पर किया गया 30 साल का एक गहरा वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट है। कार्नेगी ने अब्राहम लिंकन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक इतिहास के सबसे सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन किया। उन्होंने हजारों लोगों को अपनी क्लास में सिखाया और उनकी असल जिंदगी के नतीजों को देखा, और उन्होंने एक ऐसा सच खोज निकाला जो आपके होश उड़ा देगा। कार्नेगी फाउंडेशन की रिसर्च ने साबित किया कि आपकी वित्तीय सफलता का सिर्फ 15% आपकी टेक्निकल नॉलेज पर निर्भर करता है और बाकी 85% आपकी ह्यूमन इंजीनियरिंग की स्किल पर निर्भर करता है, यानी लोगों के साथ व्यवहार करने और उन्हें लीड करने की आपकी काबिलियत पर। 85%, ये वो 85% का खेल है जिसके नियम हम आज सीखेंगे। तो इस खेल का पहला, सबसे बड़ा और सबसे अटूट नियम क्या है? ये एक ऐसा नियम है जिसे हम हर रोज अनजाने में तोड़ते हैं, और हर बार जब हम इसे तोड़ते हैं हम अपने लिए एक और दुश्मन बना लेते हैं। ये नियम है प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करना व्यर्थ है, फ्यूटाइल। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले इंसान को डिफेंसिव बना देती है और उसे खुद को सही ठहराने पर मजबूर कर देती है। और ये खतरनाक है क्योंकि ये उस इंसान के कीमती अहंकार, उसके प्राइड को चोट पहुंचाती है और नाराजगी पैदा करती है। एक ऐसी नाराजगी जो सालों तक, यहां तक कि मौत तक भी रह सकती है। अगर आपको लगता है कि ये एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, तो कार्नेगी हमें 2 गन क्राउली की सच्ची कहानी सुनाते हैं। क्राउली अपने समय का एक कुख्यात अपराधी था, एक कॉप किलर। जब पुलिस ने उसे उसके अपार्टमेंट में घेर लिया तो 150 पुलिस वालों के साथ घंटों तक गोलीबारी करने के दौरान क्राउली ने एक खत लिखा। उस खत में उसने क्या लिखा? क्या उसने लिखा, मैं एक हत्यारा हूं, मुझे माफ कर देना? नहीं। खून से सने उस कागज पर क्राउली ने लिखा, अंडर माई कोट इज अ वेरी हार्ट बट अ काइंड वन दैट वुड डू नोबडी एनी हार्म। मेरे कोट के नीचे एक थका हुआ लेकिन दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सोचिए, एल कैपोन, अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर, खुद को एक पब्लिक बेनिफैक्टर मानता था। 2 गन क्राउली, एक हत्यारा, खुद को एक दयालु इंसान मानता था। अगर ये लोग, जो समाज के सबसे बड़े अपराधी थे, खुद को किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं मानते, तो वो साधारण लोग जिनसे आप और मैं हर रोज मिलते हैं, वो हमारी आलोचना को कैसे स्वीकार करेंगे? वो नहीं करेंगे। कार्नेगी हमें सिखाते हैं, क्रिटिसिज्म इज लाइक अ होमिंग पिजन, इट विल ऑलवेज रिटर्न होम। आलोचना एक ऐसे कबूतर की तरह है जो हमेशा अपने घर वापस लौट आता है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो नाराजगी घूमकर आप पर ही वापस आएगी। ये इस खेल का पहला नियम है। आलोचना करना जहर है। तो अगर आलोचना करना जहर है तो अमृत क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि पागल भी हो सकता है, और अगर आप उसे वो चीज दे दें तो वो आपको अपने सिर पर बिठा लेगा? तो वो एक चीज क्या है? वो एक भूख, जो रोटी की भूख और नींद की प्यास से भी ज्यादा गहरी और ज्यादा लगातार होती है। डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो 2 वजहों से करते हैं, AC क्वॉल अर्ज और अ डिजायर टू बी ग्रेट। लेकिन महान दार्शनिक जॉन ड्यूई ने इसे और भी खूबसूरती से कहा। उन्होंने कहा कि इंसान की प्रकृति में जो सबसे गहरी, सबसे आदिम इच्छा है
वो है द डिजायर टू बी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। इस एक लाइन में इंसानी सभ्यता का पूरा राज छिपा है। ये वो इच्छा है जो हमें जानवरों से अलग करती है। ये वो इच्छा है जिसने एक गरीब अनपढ़ किराने की दुकान के क्लर्क को कानून की किताबें पढ़ने पर मजबूर किया और उसे एब्राहम लिंकन बना दिया। ये वो इच्छा है जिसने चार्ल्स डिकेंस को अपनी अमर कहानियां लिखने की प्रेरणा दी, और ये वो इच्छा है जिसने रॉकेफेलर को वो करोड़ों डॉलर जमा करने पर मजबूर किया जिसे वो कभी खर्च भी नहीं कर पाए। ये इच्छा हमें सबसे नए फैशन के कपड़े पहनाती है, सबसे महंगी गाड़ियां चलवाती है और हमें अपने बच्चों की कामयाबियों के बारे में बात करने पर मजबूर करती है। ये इतनी शक्तिशाली है कि कुछ लोग इसे पाने के लिए पागल तक हो जाते हैं ताकि वो अपनी सपनों की दुनिया में वो इंपॉर्टेंस पा सकें जो उन्हें असली दुनिया में कभी नहीं मिली। ये एक ऐसी भूख है जो लगभग कभी नहीं मिटती। और कार्नेगी एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा करते हैं, द रेयर इंडिविजुअल हु ऑनेस्टली सैटिस्फाइज दिस हार्ट हंगर विल होल्ड पीपल इन द पाल्म ऑफ हिज और हर हैंड। वो दुर्लभ इंसान जो ईमानदारी से इस दिल की भूख को मिटाता है, वो लोगों को अपनी मुट्ठी में रखेगा। तो आप इस भूख को मिटाते कैसे हैं? एक ऐसे औजार से जो मुफ्त है लेकिन जिसकी कीमत करोड़ों में है। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करें। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं, ओह चापलूसी, ये तो मैं भी करता हूं, ये काम नहीं करती। कार्नेगी चापलूसी और प्रशंसा के बीच एक जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, फ्लैटरी इज काउंटरफिट एंड लाइक काउंटरफिट मनी इट विल इवेंचुअली गेट यू इनटू ट्रबल। चापलूसी नकली है और नकली पैसे की तरह ये अंत में आपको मुसीबत में ही डालेगी। तो फर्क क्या है? फ्लैटरी इज सेल्फिश, चापलूसी मतलबी होती है। ये वो है जो हम तब कहते हैं जब हम सामने वाले से कुछ चाहते हैं। अप्रिशिएशन इज अनसेल्फिश, प्रशंसा निस्वार्थ होती है। ये वो है जो हम तब देते हैं जब हम ईमानदारी से किसी की तारीफ करना चाहते हैं। फ्लैटरी कम्स फ्रॉम द टीथ आउट, चापलूसी दांतों से निकलती है। अप्रिशिएशन कम्स फ्रॉम द हार्ट आउट, प्रशंसा दिल से निकलती है। फ्लैटरी इज टेलिंग द अदर पर्सन प्रिसाइसली व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। चापलूसी का मतलब है किसी इंसान को ठीक वही बताना जो वो अपने बारे में पहले से ही सोचता है। अप्रिशिएशन इज टेलिंग देम व्हाट यू जेन्युइनली एडमायर। प्रशंसा का मतलब है उन्हें वो बताना जिसकी आप ईमानदारी से सराहना करते हैं। क्या ये सॉफ्ट स्किल, ये नरम हुनर असल दुनिया में काम करता है या ये बस अच्छी अच्छी बातें हैं? कार्नेगी हमें चार्ल्स श्वाब की कहानी बताते हैं। चार्ल्स श्वाब अमेरिका के इतिहास में पहले इंसान थे जिन्हें $1 मिलियन से ज्यादा की सालाना तनख्वाह मिली थी, यानी आज के हिसाब से करोड़ों रुपये। एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें यह तनख्वाह क्यों दी? क्या श्वाब एक स्टील बनाने वाले जीनियस थे? श्वाब ने खुद कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे नीचे काम करने वाले कई लोग मुझसे ज्यादा स्टील बनाना जानते हैं। तो फिर क्यों? श्वाब ने अपना राज बताया और उनके शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हर घर, हर स्कूल और हर ऑफिस में सोने से लिखवाना चाहिए। श्वाब ने कहा, I consider my ability to arouse enthusiasm among my people the greatest asset I possess. मैं लोगों में उत्साह जगाने की अपनी काबिलियत को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता हूं। And the way to develop the best that is in a person is by appreciation and encouragement. और किसी इंसान के अंदर की सबसे अच्छी चीज को बाहर लाने का तरीका है प्रशंसा और प्रोत्साहन। There is nothing else that so kills the ambitions of a person as criticisms from superiors. बड़े लोगों की आलोचना से ज्यादा किसी इंसान की महत्वाकांक्षा को और कोई चीज नहीं मारती। I never criticize anyone. I believe in giving a person incentive to work. So I am anxious to praise but loath to find fault. मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं काम करने के लिए प्रेरणा देने में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं तारीफ करने के लिए उत्सुक रहता हूं, लेकिन गलती ढूंढने से नफरत करता हूं। If I like anything, I am hearty in my approbation and lavish in my praise. अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर और खुलकर उसकी प्रशंसा करता हूं।
ये है वो $1 मिलियन का राज। प्रशंसा एक अच्छी बात नहीं है, ये एक शक्तिशाली बिजनेस को बदलने वाला औजार है। अब आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है, आलोचना, और क्या करना है, सच्ची प्रशंसा। लेकिन वो एक मास्टर चाबी क्या है जो किसी भी इंसान के दिमाग का ताला खोल सकती है? वो एक रहस्य जिसे अगर आपने सीख लिया तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी, और अगर नहीं तो आप हमेशा एक अकेला रास्ता चलेंगे। डेल कार्नेगी हमें मेन में मछली पकड़ने के अपने एक अनुभव के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, बट आई हैव फाउंड दैट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन फिश प्रिफर वर्म्स। मुझे व्यक्तिगत रूप से स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मैंने पाया है कि किसी अजीब कारण से मछलियां केंचुए खाना पसंद करती हैं। So when I went fishing, I didn't think about what I wanted. I didn't bait the hook with strawberries and cream. Rather, I dangled a worm in front of the fish and said, "Wouldn't you like to have that?" तो जब मैं मछली पकड़ने गया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने हुक पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाई, बल्कि मैंने मछली के सामने एक केंचुआ लटकाया और कहा, क्या तुम ये खाना पसंद नहीं करोगी? ये कहानी, ये छोटी सी साधारण सी लगने वाली कहानी, इसमें इंसानी रिश्तों का, प्रभाव का और सफलता का सबसे बड़ा राज छिपा है। क्यों? Because 99% of the time we are baiting our hooks with strawberries and cream. क्योंकि 99% समय हम अपने हुक पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम लगा रहे होते हैं। हम हर वक्त इस बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, मुझे ये प्रमोशन चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। कार्नेगी कहते हैं, Why talk about what we want? That is childish, absurd. Of course you are interested in what you want. You are eternally interested in it. But no one else is. The rest of us are just like you. We are interested in what we want. हम जो चाहते हैं उसके बारे में बात ही क्यों करें? ये बचकाना है, बेतुका है। बेशक आप जो चाहते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी है, आपकी हमेशा उसमें दिलचस्पी रहती है, लेकिन किसी और की नहीं है। बाकी सब लोग भी ठीक आपकी तरह हैं, उनकी दिलचस्पी सिर्फ उसी में है जो वो चाहते हैं। और यहीं पर डेल कार्नेगी हमें वो मास्टर चाबी देते हैं जो किसी भी इंसान के दिमाग का ताला खोल सकती है। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरे इंसान के अंदर एक तीव्र इच्छा जगाओ। ये है वो नियम, ये है वो रहस्य जिसके बारे में किताब कहती है, He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. जो इंसान ये कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है, जो नहीं कर सकता वो एक अकेला रास्ता चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं के बारे में बात करना बंद करो। इसके बजाय एक जासूस की तरह ये पता लगाओ कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, उसकी सबसे गहरी इच्छाएं क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, उसके डर क्या हैं, और फिर उसे ये दिखाओ कि वो जो चाहता है उसे वो तुम्हारी बात मानकर कैसे हासिल कर सकता है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये बेवकूफ बनाना नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान की सबसे गहरी समझ है। हर एक इंसान, आप और मैं भी, सिर्फ एक ही कारण से कोई काम करते हैं, क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको मुझे ये यकीन दिलाना होगा कि वो काम करना मेरे अपने फायदे में है। क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? एंड्रू कार्नेगी, जो डेल कार्नेगी के हीरो थे, इस कला के मास्टर थे। उनकी भाभी अपने 2 बेटों के लिए बहुत परेशान थीं, जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो अपनी माँ को खत नहीं लिखते थे। उनकी माँ ने उन्हें हजारों बार कहा, उन्हें डांटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एंड्रू कार्नेगी ने शर्त लगाई कि वो बिना मांगे ही उन लड़कों से खत मंगवा सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने भतीजों को एक बहुत ही प्यार भरा, मजेदार खत लिखा, और खत के अंत में एक पोस्टस्क्रिप्ट में उन्होंने यूं ही जिक्र कर दिया कि वो उन दोनों को एक $5 का बिल भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने खत में पैसे डालना भूल गए। जवाब अगली ही डाक से जवाब आया, जिसमें लिखा था, प्यारे अंकल एंड्रू, आपके प्यारे खत के लिए धन्यवाद। और आगे की लाइन आप खुद पूरी कर सकते हैं। कार्नेगी ने उनके बारे में बात नहीं की,
जो वो चाहते थे, यानी कि लड़के अपनी मां को खत लिखें। उन्होंने उस बारे में बात की जो लड़के चाहते थे, यानी पैसा। उन्होंने उनके अंदर एक तीव्र इच्छा जगाई और उनका काम हो गया। जब आप अगली बार किसी को कुछ करने के लिए मनाना चाहें, अपने बच्चे को, अपने ग्राहक को या अपने बॉस को, तो बोलने से पहले एक पल के लिए रुकें और खुद से वो जादुई सवाल पूछें, हाउ कैन आई मेक दिस पर्सन वॉन्ट टू डू इट? मैं इस इंसान से ये काम करवाना कैसे चाह सकता हूं? ये एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब आपके पास मूलभूत सिद्धांत हैं। आपने दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देना सीख लिया है, लेकिन अब आप उस दरवाजे को खोलकर अंदर कैसे जाते हैं? आप कैसे कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग आपसे मिलने के कुछ ही मिनटों में आपको पसंद करने लगें? डेल कार्नेगी हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्यों ना हम दुनिया के सबसे बड़े दोस्त बनाने वाले विजेता की तकनीक का अध्ययन करें? वो कौन है? वो एक कुत्ता है। एक कुत्ता अपनी जिंदगी कैसे चलाता है? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है, लेकिन एक कुत्ता आपको बिना कुछ दिए सिवाय अपने प्यार के अपनी जिंदगी चलाता है, और उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस आपको देखकर आपकी मौजूदगी में खुश होता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, और यहीं पर इंसानी रिश्तों का एक और गहरा राज छिपा है। कार्नेगी हमें वियनीज साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर की एक शक्तिशाली चेतावनी याद दिलाते हैं। वो इंसान जिसे अपने साथी इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसी की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं, और वही दूसरों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। ऐसे ही लोगों के बीच से सारी इंसानी असफलताएं पैदा होती हैं। ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है। तो समाधान क्या है? समाधान है उस कुत्ते की तरह बनना। प्रिंसिपल नंबर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में सच्ची ईमानदारी से दिलचस्पी लेना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे लोग हम में दिलचस्पी लें। हम अपनी कामयाबियों के बारे में बात करते हैं, हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। हम हर वक्त सिर्फ मैं, मुझे, मेरा करते रहते हैं। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक स्टडी की थी ये पता लगाने के लिए कि टेलीफोन पर बातचीत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है। वो शब्द था आई, मैं। 500 बातचीत में 3900 बार। कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीनों में दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेकर उतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप 2 सालों में लोगों को खुद में दिलचस्पी दिलवाने की कोशिश करके भी नहीं बना सकते। ये एक सुपर पावर है। जिस पल आप किसी इंसान से उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके सपनों के बारे में ईमानदारी से पूछना शुरू कर देते हैं, उसी पल आप उसके लिए दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान बन जाते हैं। और इस सुपर पावर को एक और छोटे लेकिन जादुई नियम के साथ मिला दें तो आप अजेय हो जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, नाम किसी भी भाषा में सबसे मीठा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। आपका नाम आपकी पहचान है। ये आपको भीड़ से अलग करता है, ये आपको यूनिक बनाता है। जब कोई आपका नाम याद रखता है और उसे इस्तेमाल करता है तो वो आपको एक अदृश्य सम्मान देता है। वो आपको ये संदेश देता है, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं हो। क्या ये छोटी छोटी चीजें असल में काम करती हैं? थियोडोर रूजवेल्ट की जबरदस्त लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा राज यही था। वो अपने स्टाफ के सबसे छोटे कर्मचारी, यहां तक कि किचन में काम करने वाली नौकरानी का नाम भी याद रखते थे। जब वो सालों बाद व्हाइट हाउस में वापस आए तो उन्होंने हर एक को उसके नाम से पुकारा और उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा। वो लोग आंसुओं में थे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को उनका नाम याद था। जिम फार्ली, वो इंसान जिसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को प्रेसिडेंट बनाया, अपनी अविश्वसनीय याददाश्त के लिए जाने जाते थे। वो कहते थे कि वो 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से बुला सकते हैं। ये कोई पार्टी की ट्रिक नहीं थी, ये उनकी राजनीतिक शक्ति का आधार था। वो हर इंसान को ये महसूस कराते थे कि वो अकेला, महत्वपूर्ण और याद रखने लायक है। ये है वो 6 मिनट का जादू। जब आप किसी से मिलें तो मुस्कुराएं, उत्साह दिखाएं, उनसे उनके बारे में पूछें,
ध्यान से सुने और सबसे बढ़कर उनके नाम का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे लोहा चुंबक की तरफ आता है। लोग अब आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ सहज महसूस करते हैं। लेकिन अब आप अपनी बात उनके दिमाग में कैसे डालते हैं, आप उन्हें अपने सोचने के तरीके पर कैसे लाते हैं बिना किसी बहस या झगड़े के, तो अब लोग आपको पसंद करते हैं। आपने एक कनेक्शन बना लिया है। लेकिन फिर वो पल आता है जब आपके और उनके विचारों में मतभेद होता है। आपका बॉस आपके आइडिया को खारिज कर देता है, आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर सवाल उठाता है, आपका पार्टनर आपकी बात से सहमत नहीं होता। हमारा पहला आदिम इंस्टिंक्ट क्या होता है? लड़ना, बहस करना, खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करना। हम अपनी लॉजिक की तलवारें निकाल लेते हैं और एक दिमागी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर डेल कार्नेगी हमें रोकते हैं और वो इंसानी रिश्तों का एक और क्रूर लेकिन अटूट नियम बताते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। आप एक बहस कभी नहीं जीत सकते। ये लाइन इतनी जरूरी है कि इसे हर उस कमरे की दीवार पर लिख देना चाहिए जहां 2 से ज्यादा इंसान बैठते हैं। आप एक बहस क्यों नहीं जीत सकते? कार्नेगी कहते हैं, यू कांट बिकॉज इफ यू लूज इट यू लूज इट, एंड इफ यू विन इट यू लूज इट। आप नहीं जीत सकते क्योंकि अगर आप हारते हैं तो आप हार जाते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हार जाते हैं। कैसे? मान लीजिए आप बहस जीत गए। आपने सामने वाले के तर्कों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से गलत था। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन उसके बारे में क्या? यू हैव मेड हिम फील इंफीरियर, यू हैव हर्ट हिज प्राइड, ही विल रिजेंट योर ट्रायम्फ। आपने उसे नीचा महसूस कराया है, आपने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है। वो आपकी जीत से नाराज होगा। और एक पुरानी कहावत है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। एक इंसान जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ मनाया गया हो, वो अब भी अपनी पुरानी राय ही रखता है। आपने दिमागी लड़ाई तो जीत ली, लेकिन आपने उस इंसान का दिल और उसकी सद्भावना हमेशा के लिए खो दी। तो असल में जीता कौन? कोई नहीं। तो अगर बहस करना हारने का रास्ता है, तो जीतने का रास्ता क्या है? कार्नेगी हमें लड़ने के बजाय डांस करने के 2 तरीके सिखाते हैं। ये दिमागी जूडो है, जहां आप सामने वाले की ताकत का ही इस्तेमाल करके उसे अपनी दिशा में ले आते हैं। पहला तरीका है द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस, यानी सुकरात का रहस्य। सुकरात इतिहास के सबसे महान परसुएडर्स में से एक थे। वो लोगों को कभी नहीं बताते थे कि वो गलत हैं। इसके बजाय वो एक बहुत ही चालाक तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वो ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब सामने वाले को हाँ हाँ में ही देना पड़ता था। वो एक के बाद एक हाँ इकट्ठा करते जाते थे, जब तक कि उनके विरोधी को बिना एहसास हुए ये पता चलता था कि वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गया है जिसे वो कुछ मिनट पहले ही पूरी तरह से खारिज कर देता। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मोमेंटम ऑफ अग्रीमेंट। जब कोई इंसान ना कहता है तो उसका पूरा शरीर, उसकी पूरी मानसिकता एक रिजेक्शन मोड में चली जाती है। वो एक दीवार खड़ी कर लेता है। लेकिन जब वो हाँ कहता है तो उसका दिमाग एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है। वो ज्यादा खुला, ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। एक अच्छा परसुएडर कभी भी उस दीवार से नहीं टकराता। वो उस दीवार में एक छोटा सा हाँ का दरवाजा ढूंढता है और फिर उस दरवाजे को और चौड़ा करता जाता है, जब तक कि पूरी दीवार ही गायब ना हो जाए। दूसरा और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली तरीका है प्रिंसिपल नंबर 7, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। दूसरे इंसान को यह महसूस होने दो कि यह विचार उसका अपना है। यह इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सच है। हम अपने खुद के विचारों पर उन विचारों से 100 गुना ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें किसी चांदी की तश्तरी में परोसे जाते हैं। जब कोई हमें कोई आइडिया बेचने की कोशिश करता है तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उसका विरोध करता है। लेकिन जब हमें लगता है कि कोई आइडिया हमने खुद खोजा है तो हम उस आइडिया के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो एक मास्टर इन्फ्लुएंसर क्या करता है? वो आपको कभी भी सीधे सीधे कोई आइडिया नहीं देता। वो बस कुछ सुझाव देता है, कुछ इशारे करता है और फिर पीछे हट जाता है। वो आपके दिमाग में उस आइडिया का बीज बोता है और आपको उसे खुद सींचने
बड़ा करने और अपनाने का मौका देता है। वो क्रेडिट की परवाह नहीं करता, वो नतीजों की परवाह करता है। क्या ये तरीके मुश्किल लगते हैं? बिल्कुल। हमारे अहंकार को ये पसंद नहीं आता। हमारा अहंकार चिल्लाना चाहता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो, ये मेरा आइडिया था। लेकिन अब्राहम लिंकन ने इस कला को सीखा। कार्नेगी बताते हैं कि अपनी जवानी में लिंकन बहस करने और दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए बदनाम थे, और इसी आदत की वजह से वो एक बार लगभग एक जानलेवा ड्यूअल यानी तलवारों की लड़ाई में फंस गए थे। उस दिन के बाद से लिंकन पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने सीखा कि किसी को सीधे तौर पर गलत साबित करने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और सद्भावना किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। उन्होंने सीखा कि बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका ही बहस से बचना है, और यही वो गुण था जिसने उन्हें अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बनाया। लोग अब आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ सहमत भी हैं, लेकिन अब आता है आखिरी और सबसे मुश्किल कदम। एक लीडर कैसे बने? आप लोगों को कैसे बदलें बिना उन्हें नाराज किए या उनका अपमान किए? अब आप उस सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक काम का सामना कर रहे हैं जो एक इंसान कर सकता है, किसी दूसरे इंसान को बदलना। जब आपका कोई कर्मचारी गलती करता है, जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, जब आपको किसी को यह बताना पड़ता है कि वो अपने काम में सुधार ला सकता है। हमारा प्राकृतिक तरीका क्या होता है? हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, हम गलती बताते हैं, हम आलोचना करते हैं, और नतीजा, जैसा कि हमने सीखा, नाराजगी, डिफेंसिव बिहेवियर और कोई असली बदलाव नहीं। तो एक लीडर, एक सच्चा इन्फ्लुएंसर इस सिचुएशन को कैसे संभालता है? वो लड़ाई नहीं करता, वो एक सर्जन की तरह काम करता है। वो बहुत ही सावधानी, बहुत ही नजाकत से काम करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो इंसान के ईगो को, उसके आत्मसम्मान को कोई चोट न पहुंचाए। डेल कार्नेगी हमें पार्ट 4 में द लीडर्स कोड देते हैं। ये वो नियम हैं जो आपको लोगों को उठाने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें बदलने की शक्ति देते हैं, बिना उनका दुश्मन बने। पहला नियम है, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। हमेशा सच्ची प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नाई शेव करने से पहले साबुन लगाता है। आलोचना की छुरी चलाने से पहले प्रशंसा का नरम साबुन लगाना जरूरी है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसे हमारी आने वाली बात को सुनना बहुत आसान हो जाता है। प्रेसिडेंट मैकिनली इस कला के मास्टर थे। जब उनके एक साथी ने एक बहुत ही शानदार लेकिन मौके के लिए बिल्कुल गलत भाषण लिखा तो मैकिनली ने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा यह बकवास है? नहीं, उन्होंने कहा मेरे दोस्त, ये एक शानदार भाषण है, एक बेहतरीन भाषण। ये कई मौकों के लिए एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन क्या ये इस खास मौके के लिए बिल्कुल सही है? शायद अगर हम इसे इन लाइनों पर लिखें तो इसका असर और भी ज्यादा होगा। उस इंसान ने खुशी खुशी अपना भाषण दोबारा लिखा। क्यों? क्योंकि मैकिनली ने उसके भाषण की आलोचना नहीं की थी, उन्होंने बस उसके शानदार काम को और भी बेहतर बनाने में उसकी मदद की थी। दूसरा नियम, और ये बहुत हिम्मत का काम है, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, तो एक चमत्कार होता है। सामने वाला इंसान आपको एक घमंडी बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक साथी इंसान की तरह देखने लगता है। कार्नेगी खुद अपनी सेक्रेटरी जोसेफीन को कुछ सिखाने से पहले हमेशा कहते थे, देखो जोसेफीन, तुमने एक गलती की है, लेकिन भगवान जानता है ये उन गलतियों से कहीं ज्यादा छोटी है जो मैं तुम्हारी उम्र में करता था। ये लाइनें जोसेफीन को अपनी गलती को बिना डिफेंसिव हुए सुनने और उससे सीखने की हिम्मत देती थीं। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे इंसान की इज्जत बचाओ। ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी, और हम इसे कितनी आसानी से भूल जाते हैं। हम दूसरों के सामने किसी बच्चे को डांटते हैं, मीटिंग में किसी कर्मचारी को नीचा दिखाते हैं, ये सोचे बिना कि हम उसके आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। एक महान फ्रेंच लेखक अंटवान de Saint-Exupéry ने लिखा था, मुझे ऐसा कुछ भी कहने या करने का कोई हक नहीं है जो किसी इंसान को उसकी अपनी नजरों में छोटा कर दे।
ये मायने नहीं रखता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, मायने ये रखता है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। किसी इंसान के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना एक अपराध है। जनरल इलेक्ट्रिक के महान जीनियस चार्ल्स स्टाइनमेट्ज एक डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर असफल थे। कंपनी को उन्हें हटाना था। क्या उन्होंने उसे बेइज्जत किया? नहीं, उन्होंने स्टाइनमेट्ज को एक नई शानदार टाइटल दी, कंसल्टिंग इंजीनियर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, और चुपके से किसी और को उस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। स्टाइनमेट्ज खुश थे, कंपनी के अधिकारी खुश थे। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई अहंकार नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टाइनमेट्ज की इज्जत बचाई। ये हैं वो नियम। ये कोई चालाकियां नहीं हैं। ये एक गहरी इंसानी समझ पर आधारित एक जीवन दर्शन है। एक सच्चा लीडर लोगों को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें उठाकर लीड करता है। तो चलिए इस सफर को, इंसानी रिश्तों के इस महाकाव्य को समाप्त करते हैं। आप एक गलत फहमी के साथ शुरू हुए थे कि सफलता सिर्फ टैलेंट और मेहनत से मिलती है। आपने उस 85% के खेल के राज को उजागर किया, लोगों को जीतने की कला। आपने आलोचना के जहर को समझा और सच्ची प्रशंसा के अमृत को पहचाना। आपने लोगों के दिमाग की मास्टर चाबी, उनकी इच्छाओं को जगाना सीखा। आपने बिना लड़े जीतना सीखा और अंत में आपने एक लीडर बनना सीखा। एक ऐसा लीडर जो लोगों को बदलकर उन्हें बेहतर बनाता है। डेल कार्नेगी ने हमें कोई जादू की छड़ी नहीं दी। उन्होंने हमें एक आईना दिया है जिसमें हम खुद के और दूसरों के दिमाग को साफ साफ देख सकते हैं। आज आपने इंसानी रिश्तों के हाउ टू को समझ लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे के साथ भी हमारे रिश्ते का एक छिपा हुआ मनोविज्ञान होता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते, और वो कौन सी दिमागी गलतियां हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं, तो आपको मॉर्गन हाउसेल की विश्व प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर हमारी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये इस सफर का एकदम सही अगला कदम है।